सिंह चंदेलिया किसान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे मेवाड़ के इतिहास की। किसकी बात कर रहे थे? मेवाड़ का इतिहास, इसके बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा, कुंभा के बारे में नॉर्मल परिचय वगैरह पूरा पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे अपने कुंभा का शासन काल की। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ क्या था। कुंभा का शासन काल था 1433 से 1468। ये था महाराणा कुंभा का शासन काल। देखो इसके शासन काल में क्या हुआ था? एक युद्ध हुआ था, सारंगपुर का युद्ध। कौन सा हुआ था? सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध होता है 1437 में। देखो युद्ध में हमेशा दो पक्ष होते हैं। एक तरफ था मालवा का शासक, नाम था महमूद खिलजी फर्त। महमूद खिलजी फर्त। और दूसरी तरफ कौन था? दूसरी तरफ था महाराणा कुंभा। दूसरी तरफ कौन था? महाराणा कुंभा। आगे ध्यान देना, इस युद्ध में महाराणा कुंभा की क्या हो जाती है? विजय हो जाती है। महमूद खिलजी फर्तम क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। और महाराणा कुंभा ने इस विजय के उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। महाराणा कुंभा का दूसरे युद्ध की अगर अपन बात करें तो वो था बदनौर का युद्ध। कौन सा युद्ध था? बदनौर का युद्ध। और बदनौर का युद्ध होता है 1457 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1457 ईस्वी में होता है। कौन सा युद्ध होता है? बदनौर का युद्ध। बदनौर नामक स्थान है, ये कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। बदनौर नामक स्थान कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। अब देखो ध्यान से देखना, बदनौर का युद्ध किस किस के मध्य होता है? इसमें एक तरफ तो था मालवा का शासक और एक तरफ था मेवाड़ का शासक। मेवाड़ का शासक। अब देखो ध्यान देना, मालवा का शासक था महमूद खिलजी फर्त। महमूद खिलजी फर्त। और मेवाड़ का शासक था महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा। मेवाड़ का शासक कौन था? महाराणा कुंभा। इस युद्ध में महाराणा कुंभा की क्या हो जाती है? विजय हो जाती है। और महमूद खिलजी फर्तम क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने बदनौर में कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाया था।
कुशाल माता के मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। कहाँ करवाया था, बदनौर में ही करवाया था। तो ये महाराणा कुंभा की अगर अपन बात करें तो महाराणा कुंभा का शासनकाल 1433 से 1468 तक। सारंगपुर के युद्ध की अगर अपन बात करें तो सारंगपुर युद्ध होता है 1437 में। कब होता है, 1437 में, ध्यान देना। सारंगपुर का युद्ध होता है, एक तरफ मालवा का शासक महमूद खिलजी फर्तम और दूसरी तरफ था महाराणा कुंभा, जो कहाँ का शासक था, मेवाड़ का शासक था। इस युद्ध में महाराणा कुंभा क्या हो जाते हैं, पराजित महाराणा कुंभा की क्या हो जाती है, विजय हो जाती है। महमूद खिलजी फर्तम क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। इस सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। अगला युद्ध आता है बदनौर का युद्ध। कौन सा युद्ध आता है, बदनौर का युद्ध। बदनौर का युद्ध होता है 1457 में। बदनौर नामक जो स्थान है वो कहाँ स्थित है, भीलवाड़ा में है। बदनौर नामक स्थान कहाँ है, भीलवाड़ा में। वही बात, युद्ध किस किस के मध्य होते हैं, दो पक्ष है, एक तरफ मालवा का शासक महमूद खिलजी फर्तम और दूसरी तरफ कौन है, महाराणा कुंभा। इस युद्ध में महाराणा कुंभा की विजय होती है। महमूद खिलजी फर्तम क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। इस विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने बदनौर में कुशाल माता के मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। चलो आगे पढ़ते हैं फिर। अब आती है एक संधि है, महत्वपूर्ण संधि, और संधि का नाम है आवल बावल की संधि। कौन सी संधि आएगी, आवल बावल की संधि। और आवल बावल की संधि 1457 में ही होती है। आवल बावल की संधि 1457 में ही होती है। संधि की मध्यस्थता करती है हंसाबाई, और ये संधि होती है राव जोधा और महाराणा कुंभा के मध्य होती है। राव जोधा और महाराणा कुंभा के मध्य कौन सी संधि होती है, आवल बावल की संधि होती है। अब देखो महत्वपूर्ण संधि की बात अगर अपन करना चाहिए तो ध्यान देना आगे। आवल बावल की संधि, संधि का नाम है आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि ये कब होती है, 1457 में होती है। कब होती है, 1457 में होती है। अब देखो थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं इसे। मैप इंडिकेट कर लेते हैं थोड़ा सा। ये मैप, ये जो क्षेत्र था, ये क्षेत्र था मेवाड़। कौन सा क्षेत्र था, मेवाड़। इसके अलावा ये जो क्षेत्र था, ये क्षेत्र क्या था, मारवाड़ था। देखो इस समय मारवाड़ का शासक की बात करें तो मारवाड़ का शासक था राव जोधा, और मेवाड़ के शासक की बात करें तो मेवाड़ का शासक था महाराणा कुंभा। मेवाड़ का शासक कौन था, महाराणा कुंभा। अब इन दोनों के मध्य संधि कौन सी होती है, संधि का नाम है आवल बावल की संधि। अब देखो ध्यान दो, इस संधि की मध्यस्थता कौन करता है, संधि की मध्यस्थता कौन करता है,
संधि की मध्यस्थता करती है हंसाबाई। कौन करती है? हंसाबाई। ये संधि की क्या करती है? मध्यस्थता करती है। अब देखो मुख्य रूप से राव जोधा भी यहाँ सीमा पर आ जाता है, राव जोधा, और इधर से ये भी सीमा पे आ जाता है। कौन है? महाराणा कुंभ। महाराणा कुंभ ये भी अपनी सीमा पे आ जाते हैं। साथ में महाराणा कुंभा के साथ आती है हंसाबाई। महाराणा कुंभा के साथ एक कौन आती है? एक तो आती है हंसाबाई, और साथ में महाराणा कुंभा का पुत्र था, पुत्र का नाम था रायमल। पुत्र भी क्या आता है? साथ में ही आता है। इधर राव जोधा की बात करें तो इसके साथ में कौन आती है? इसके साथ में आती है राव जोधा की पुत्री। पुत्री का नाम था श्रृंगारी देवी। ये साथ में आती है। हंसाबाई की अगर अपन बात करें तो हंसाबाई कुंभा की क्या लगती थी रिश्ते में? कुंभा की दादी। राव जोधा की क्या लगती थी? राव जोधा की बुआ। राव जोधा की क्या लगती थी? बुआ, जिसने मारवाड़ मेवाड़ की संधि की मध्यस्थता की थी। इस संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? संधि का अगर अपन बात करना चाहे भाई उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था मारवाड़ मेवाड़ के सीमा का निर्धारण, मारवाड़ मेवाड़ की सीमा का निर्धारण करना, ये उद्देश्य था। और इस संधि के माध्यम से मारवाड़ और मेवाड़ की ये जो सीमा है, इस सीमा का क्या हुआ था? निर्धारण हुआ। अब देखो इधर रायमल पुत्र था किसका? कुंभा का। इधर राव जोधा की पुत्री कौन थी? श्रृंगार देवी। दोनों बच्चे थे, आपस में खेलते खेलते श्रृंगार देवी और रायमल के मध्य क्या हो गया? प्रेम। श्रृंगार देवी और एक था रायमल, दोनों के मध्य क्या हो जाता है? प्रेम हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रेम हो जाता है। प्रेम होने के बाद दोनों का क्या कर दिया जाता है? विवाह। इधर संधि चल रही थी, इधर इनका प्रेम का वार्तालाप चल रहा था। जब कुंभा और राव जोधा को इस बात का पता चला तो राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह किसके साथ कर दिया था? रायमल के साथ कर दिया था। रायमल क्या था? कुंभा का ही पुत्र था। तो ये थी भाई आवल बावल की संधि। देखो ध्यान देना, दोबारा एक बार समझने की कोशिश करना। अपन बात कर रहे हैं आवल बावल की संधि 1457। देखो आवल बावल की संधि हुई है एक तो राव जोधा और कुंभा के मध्य। राव जोधा और कुंभा के मध्य। देखो ध्यान देना, आवल बावल की संधि 1457 में हुई है, राव जोधा और महाराणा कुंभा के मध्य हुई है। संधि की मध्यस्थता कौन करती है? हंसाबाई करती है, जो रिश्ते में राव जोधा की बुआ लगती है और महाराणा कुंभा की क्या लगती है? दादी लगती है। कौन? हंसाबाई। इस संधि के माध्यम से मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा का क्या होता है? निर्धारण होता है। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, जैसे ये लोग इधर सीमा का निर्धारण कर रहे थे, बच्चों में आपस में क्या हो गया? प्रेम हो गया। श्रृंगार देवी और रायमल, रायमल कुंभा का पुत्र था, श्रृंगार देवी राव जोधा की पुत्री थी।
दोनों में प्रेम हो गया, तो फिर कुंभा ने अपने पुत्र रायमल का विवाह श्रृंगार देवी के साथ ही कर दिया था। तो ये थी भाई आवल बावल की संधि, एक महत्वपूर्ण संधि थी ये, आगे ध्यान देना। अब बात करते हैं अपने कुंभलगढ़ प्रशस्ति, किसकी बात करेंगे? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। और दूसरी प्रशस्ति रहेगी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, उनकी बात करेंगे। देखो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, प्रशस्ति क्या होती है? पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि प्रशस्ति होती क्या है? प्रशस्ति होती है राजा महाराजाओं की उपलब्धियां, उनका युद्धों में विजय आदि का बखान होता है प्रशस्ति में। दीवारों पर लिखवाई जाती थी पहले राजा की प्रशस्ति कह दो चाहे प्रसिद्धियां कह दो, कि भाई राजा किस कारण से क्या है? प्रसिद्ध है, उसके बारे में थोड़ी क्या है कि ये प्रशस्तियां लिखवाई जाती थी। आगे ध्यान देना। अब बात करते हैं कुंभलगढ़ प्रशस्ति, इसकी बात करेंगे। कुंभलगढ़ प्रशस्ति ये है 1460 की। कुंभलगढ़ प्रशस्ति कब की है? 1460 की है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति यह है 1460। कब की है वे कुंभलगढ़ प्रशस्ति? 1460 की प्रशस्ति है। कौन सी? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता की बात करें तो ये था महेश भट्ट। कौन था? महेश भट्ट। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन था? महेश भट्ट। और इसी की अगर अपन बात करें, इससे जानकारी किसकी मिलती है? जानकारी मिलती है महाराणा कुंभा के राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है, जीवन की जानकारी मिलती है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति से महाराणा कुंभा के राजनीतिक जीवन की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। रचयिता महेश भट्ट। ये प्रशस्ति कब लिखवाई गई? 1460 में लिखवाई गई थी। अब एक प्रशस्ति और आती है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। देखो प्रशस्ति को अपन प्रसिद्धि भी कह सकते हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी 1460 की है। इसके अगर अपन बात करें रचयिता की बात करें तो इसके रचयिता प्रारंभ किसने की थी? इसे लिखना प्रारंभ की थी, इसे लिखना अत्रि ने। इस प्रशस्ति को पूर्ण किसने किया? ये किया था महेश भट्ट ने। पूर्ण किसने किया था? महेश भट्ट ने पूर्ण किया था। अब देखो इस प्रशस्ति से जानकारी क्या मिलती है? भाई प्रशस्ति है तो इससे जानकारी क्या मिलेगी? अब जानकारी इस प्रशस्ति से क्या मिलती है? महाराणा कुंभा की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? महाराणा कुंभा के उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। महाराणा कुंभा की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। किससे मिलती है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति,
के बजाय कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से मिलती है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति से महाराणा कुंभा के राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं महाराणा कुंभा की मृत्यु। कुंभा की मृत्यु कब हुई? कुंभा की मृत्यु, देखो महाराणा कुंभा की मृत्यु कब होती है? 1468 में होती है। एक दुर्ग है, यहां से इस दुर्ग का नाम है कुंभलगढ़ दुर्ग, राजसमंद में पड़ता है। दुर्ग का नाम है कुंभलगढ़ दुर्ग, और इस कुंभलगढ़ दुर्ग के ऊपरी हिस्से का नाम है कटारगढ़। क्या नाम है? कटारगढ़। और ये ही महाराणा कुंभा का निवास था, कटारगढ़। और इसी कटारगढ़ में एक मंदिर बना हुआ था, कुंभ स्वामी मंदिर। कुंभ श्यामी मंदिर। इस कुंभ श्याम मंदिर में कुंभा क्या कर रहा था? पूजा कर रहा था। पूजा करते समय ये स्वयं के ही पुत्र ने, किसके? कुंभा के स्वयं के पुत्र उद्दा ने हत्या कर दी। हत्या कर दी। किसकी हत्या करते हैं? महाराणा कुंभा की हत्या करता है कौन? उद्दा। और ये कब करता है हत्या की? अगर अपन बात करें तो ये हत्या करता है 1468 में। हत्या कब करता है? 1468 में। मेवाड़ में पितृहंता के नाम से प्रसिद्ध है कौन? उद्दा। तो इंपॉर्टेंट एग्जाम का क्वेश्चन बनता है, मेवाड़ में पितृहंता के नाम से जाना जाता है। पितृहंता के नाम से जाना जाता है। वो कौन है भाई? उद्दा। और उद्दा क्या था? कुंभा का पुत्र था। कुंभा का पुत्र ये उद्दा था, और उद्दा ने ही कुंभा की क्या की थी? हत्या की थी। तो ये महाराणा कुंभा से संबंधित जानकारियां कंप्लीट हो चुकी है। एक बार थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ, इनको ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करना। देखो भाई, अपन बात कर रहे हैं कुंभलगढ़ प्रशस्ति। राजा महाराजा प्रशस्तियां लिखवाते थे अपनी यश, अपनी विजय, अपनी उपलब्धियों को उत्कीर्ण करवाते थे किनमें? प्रशस्तियों। ठीक है, तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति किसकी है? महाराणा कुंभा की है। कब लिखी गई? 1460 में लिखी गई। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता है कौन? महेश भट्ट। जानकारी क्या मिलती है? महाराणा कुंभा के राजनीतिक जीवन की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। महाराणा कुंभा के राजनीतिक जीवन की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। दूसरी है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ये है 1460 की। रचयिता की अगर बात करें तो इस प्रशस्ति को प्रारंभ किया था अत्रि ने, और इस प्रशस्ति को पूर्ण करता है महेश भट्ट। जानकारी क्या मिलती है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से? ध्यान रखना, महाराणा कुंभा की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं महाराणा कुंभा की मृत्यु की। अगर बात करें तो मृत्यु हुई है 1468 में। महाराणा कुंभा की मृत्यु कब होती है? 1468 में। कहाँ हुई है? कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ में स्थित कुंभ श्याम मंदिर में कुंभा पूजा कर रहा था। स्वयं के पुत्र उद्दा ने क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। इसी कारण कुंभा को मेवाड़ में पितृहंता के नाम से जाना जाता है। चलो आगे ध्यान देना। अब बात करेंगे महाराणा सांगा की। इसकी बात करेंगे महाराणा सांगा। महाराणा सांगा के पिता के नाम की अगर बात करें तो पिता का नाम था रायमल। पिता का नाम क्या था? रायमल। और महाराणा कुंभा का शासनकाल था 1509 से
1528 ये शासनकाल था किसका? महाराणा कुंभा का। कुंभा ने अपने जीवन में अनेक युद्ध लड़े थे। कुंभा ने अपने जीवन में अनेक युद्ध लड़े थे और सांगा ने भी अपने जीवन में अनेक युद्ध लड़े थे। ध्यान देना, अपन बात कर रहे हैं राणा सांगा की। किसकी बात करेंगे? राणा सांगा। देखो शासक का नाम है राणा सांगा। राणा सांगा, दूसरा नाम इसका संग्राम सिंह भी है। दूसरा नाम क्या है? संग्राम सिंह भी। शासनकाल की बात करें तो इसका शासनकाल क्या था? इसका शासनकाल था 1509 से 1528। राणा सांगा के पिता का नाम क्या था? देखो पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था रायमल। क्या नाम था? रायमल। और माता का नाम, अगर अपन बात करें रायमल, माता का नाम था श्रृंगार देवी। माता का नाम क्या था? श्रृंगारी देवी इसकी माता का नाम था। पत्नी का नाम, इसकी पत्नी का नाम था कर्मावती। कर्मावती इसकी पत्नी का नाम था। इसके पुत्रों की अगर बात करें तो इसके पुत्र, देखो इसके पुत्र थे, एक था रतन सिंह, एक का नाम था विक्रमादित्य। रतन सिंह विक्रमादित्य। एक का नाम था उदय सिंह। क्या नाम था? उदय सिंह। एक का नाम था उदय सिंह। अब बात करते हैं महाराणा कुंभा। देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, राजस्थान का एकमात्र शासक, राजस्थान का एकमात्र शासक जिसने सभी राजपूत राजाओं को एकत्रित करके मुगलों को देश से बाहर निकालने का प्रयास किया था। बाहर निकालने का क्या किया था? प्रयास किया था। राजस्थान का एकमात्र शासक जिसने सभी राजपूत राजाओं को एकत्रित करके मुगलों को देश से बाहर निकालने का क्या किया था? प्रयास किया था। महाराणा कुंभा की उपाधियां, सांगा की, महाराणा सांगा की उपाधियां। सांगा की देखो दो ही महत्वपूर्ण उपाधि है। एक उपाधि थी हिंदूपथ और दूसरी उपाधि थी सैनिकों का भग्नावशेष। सैनिकों का भग्नावशेष। ये दो ही उपाधियां थी। एग्जाम में बार बार ये पूछी जाती है कि सैनिकों का भग्नावशेष उपाधि किसकी थी? तो राणा सांगा की थी। हिंदूपथ के नाम से जाना जाता था राणा सांगा। हिंदू सुल्तान उपाधि थी महाराणा कुंभा की। तो हिंदूपथ तो है सांगा की, हिंदू सुल्तान किसकी है? राणा सांगा की है। अब देखो राणा सांगा के बारे में अगर बात करें अपन, तो एक बार इसको थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो बात कर रहे हैं अपन राणा सांगा। दूसरा नाम था इसका संग्राम सिंह। दूसरा नाम क्या था? संग्राम सिंह। शासन काल 1509 से 1528।
1528, 1509 से 1528। पिता का नाम था रायमल, माता का नाम था श्रृंगार देवी, पत्नी का नाम था करमावती जिसने हुमायूं को राखी भेजी थी। पुत्र का नाम रतन सिंह, विक्रमादित्य और उदय सिंह था। उनके पुत्रों का नाम रतन सिंह, विक्रमादित्य और उदय सिंह था। राजस्थान का एकमात्र शासक जिसने सभी राजपूत राजाओं को एकत्रित करके मुगलों को देश से बाहर निकालने का क्या किया था, प्रयास किया था। महाराणा सांगा की उपाधियों की अगर बात करें तो उपाधि थी हिंदू पद और दूसरी थी सैनिकों का भग्नावशेष। ये थी महाराणा सांगा की उपाधियां। चलो आगे बढ़ते हैं सांगा के बारे में। आगे ध्यान देना, सांगा की साम्राज्य विस्तार, राणा सांगा के युद्ध एवं राणा सांगा की विजय एवं साम्राज्य विस्तार। राणा सांगा की विजय एवं साम्राज्य विस्तार की अगर अपन बात करें तो राणा सांगा की विजयों में सबसे पहले बात करते हैं अपने खातौली का युद्ध। कौन से युद्ध की बात करेंगे? खातौली का युद्ध। देखो खातौली का जो युद्ध हुआ था, समय की बात करें तो 1517 ईस्वी। खातौली का युद्ध कब होता है? 1517 ईस्वी। खातौली नामक ये जो स्थान है ये पड़ता है भाई बूंदी में पड़े। खातौली के टिपड़े रहे बूंदी में स्थित है। अब देखो मैंने बताया था युद्ध में हमेशा दो पक्ष होते हैं। क्या होते हैं? दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष की बात करें तो एक तरफ है राणा सांगा, मेवाड़ का शासक। कहाँ का शासक है? मेवाड़ का शासक कौन है? राणा सांगा। दूसरी तरफ था, एक तरफ राणा सांगा और दूसरी तरफ था इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। एक तरफ राणा सांगा, दूसरी तरफ था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी था दिल्ली का सुल्तान। कहाँ का था? दिल्ली का सुल्तान। इब्राहिम लोदी कहाँ का सुल्तान था? दिल्ली का सुल्तान था। दोनों में युद्ध होता है। राणा सांगा की क्या हो जाती है? विजय हो जाती है। इब्राहिम लोदी क्या होता है? पराजित होता है। अब देखो मैप में देखें तो ये जो क्षेत्र पड़ता है ये यहाँ आ गया दिल्ली, ठीक है। और यहाँ अगर अपन बात करें तो एक स्थान है बूंदी। ये बूंदी है। बूंदी में यहाँ स्थान है खातौली। कौन सा है? खातौली। खातौली ये जो क्षेत्र आता है ये मेवाड़ का हो गया, ये चित्तौड़ हो गया। कौन सा हो गया? चित्तौड़। चित्तौड़। ध्यान रखना, इधर दिल्ली से सेना लेकर आते हैं कौन? इब्राहिम लोदी। इधर चित्तौड़ से सेना लेकर आते हैं कौन? राणा सांगा। ये है वो युद्ध स्थल। कौन सा है? युद्ध स्थल। यहाँ युद्ध होता है और इस युद्ध में मेवाड़ के शासक राणा सांगा की तो विजय होती है और इब्राहिम लोदी की क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। यह है भाई खातौली का युद्ध। कौन सा युद्ध है? खातौली का युद्ध की बात कर रहे हैं। देखो दोबारा देखना, अपन बात करें राणा सांगा की विजय एवं साम्राज्य विस्तार। राणा सांगा की विजय एवं साम्राज्य विस्तार जिसमें बात कर रहे हैं खातौली का युद्ध कब होता है? 1517 ईस्वी में होता है। खातौली नामक स्थान कहाँ है? बूंदी में।
खातौली का युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। राणा सांगा मेवाड़ का शासक और इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान। विजय होती है राणा सांगा की। अब अगली विजय आती है बाड़ी का युद्ध। कौन सा युद्ध आएगा? बाड़ी का युद्ध। भाई राणा सांगा को इस बात का पता चल जाता था ना कि शत्रु आक्रमण के लिए आ रहा है, तो शत्रु के सामने चला जाता था कि कहीं अपने क्षेत्र में आकर मैंने चित्तौड़ में आकर कहीं तोड़ फोड़ न कर दे, उससे अच्छा है अपन दूसरे स्थान पे लड़ लेते हैं युद्ध। और ऐसा ही किया करता था कौन? राणा सांगा। बात करते हैं अपन बाड़ी का युद्ध। बाड़ी का युद्ध इसकी बात करते हैं। देखो बाड़ी के युद्ध की अगर अपन बात करें तो बाड़ी का युद्ध होता है 1518। बाड़ी नामक स्थान पड़ता है भाई धौलपुर में पड़ता है। बाड़ी नामक स्थान पड़ता है धौलपुर में। युद्ध में हमेशा आपको पता है दो ही पक्ष होते हैं। देखना, इनमें एक तरफ था मेवाड़ का शासक, मेवाड़ का शासक, और वही बात है एक तरफ था दिल्ली का सुल्तान, दिल्ली का सुल्तान। देखो दिल्ली का सुल्तान यहाँ है, दोबारा इब्राहिम लोदी आता है, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। इधर मेवाड़ का शासक की अगर बात करें तो वो था राणा सांगा, राणा सांगा। इसमें राणा सांगा की क्या होती है? विजय होती है। राणा सांगा की विजय होती है और इब्राहिम लोदी क्या होता है? पराजित होता है, होता है। इब्राहिम लोदी, देखो इसमें क्या होता है? मेवाड़ के शासक राणा सांगा की विजय होती है और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। तो ये है कौन सा युद्ध है? बाड़ी का युद्ध। बाड़ी नामक स्थान धौलपुर जिले में है भाई। बाड़ी नामक स्थान कहाँ है? धौलपुर जिले में है। यहाँ से एक जिला है धौलपुर, यहाँ से जिला है धौलपुर, और यहाँ ये है बाड़ी नामक स्थान, बाड़ी नामक स्थान। इसकी बात करते हैं, ठीक है। यहाँ युद्ध होता है, इधर दिल्ली से आता है और इधर चित्तौड़ से जाकर दोनों का युद्ध हो जाता है बाड़ी नामक स्थान पर। इस युद्ध में सांगा की क्या होती है? विजय होती है। अगला युद्ध आता है गागरोन का युद्ध। कौन सा युद्ध आएगा? गागरोन का युद्ध। इसकी बात करते हैं, इसकी बात करेंगे गागरोन का युद्ध। चलो आगे ध्यान देना। बात करें अपन गागरोन का युद्ध और गागरोन 1519 ईस्वी में युद्ध होता है। कौन सा? गागरोन का। गागरोन नामक स्थान की बात करें तो गागरोन नामक स्थान पड़ता है झालावाड़ में है। युद्ध के दोनों पक्षों की बात करें तो एक तरफ तो कौन रहता है? मालवा का शासक, और एक तरफ रहता है मेवाड़ का शासक। मालवा का शासक था, कौन था? महमूद खिलजी द्वितीय, महमूद खिलजी द्वितीय। और इधर मेवाड़ का शासक राणा सांगा। कहाँ का शासक था? मेवाड़ का। कहाँ का था? मेवाड़ का शासक। अब देखो इस युद्ध में क्या होता है? राणा सांगा की क्या हो जाती है? विजय हो जाती है और महमूद खिलजी द्वितीय क्या होता है? पराजित हो जाता है, हो जाता है।
ये क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। अब देखो गागरोन पड़ता है झालावाड़ में। भाई ये जो जिला है, ये जो जिला है इसका नाम है झालावाड़। कौन सा जिला है, झालावाड़। यहाँ से स्थान पड़ता है एक जिसका नाम है गागरोन। कौन सा है, गागरोन। ठीक है, ध्यान रखना। अब इधर से ये पड़ता है मालवा का क्षेत्र। कौन सा है, मालवा का क्षेत्र। चलो कोई बात नहीं। यहां से मालवा का शासक था और नाम था महमूद खिलजी द्वितीय। इधर चित्तौड़ से कौन आता है, कौन आता है, चित्तौड़ से राणा सांग। दोनों में यहाँ क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है। गागरोन का युद्ध, गागरोन का युद्ध 19 में होता है। 1519 में किसका युद्ध होता है, गागरोन का युद्ध होता है। इस युद्ध में देखो सांगा की क्या हो जाती है, विजय हो जाती है और महमूद खिलजी द्वितीय क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। देखो गागरोन का युद्ध, गागरोन 19 देखना। गागरोन का युद्ध 1519 में। गागरोन नामक स्थान कहाँ है, राजस्थान में झालावाड़ में है। युद्ध होता है, मालवा का शासक था महमूद खिलजी द्वितीय और मेवाड़ का शासक था राणा सांगा। सांगा की इसमें क्या होती है, विजय होती है। अब आगे ध्यान देना, अगला युद्ध आता है और युद्ध आता है, युद्ध महत्वपूर्ण भी है, बयाना का युद्ध। कौन सा युद्ध आएगा, बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 में होता है। कौन सा युद्ध होता है, बयाना का युद्ध। और बयाना नामक ये जो स्थान है ये पड़ता है भरतपुर में। बयाना नामक जो स्थान है वो कहाँ पड़ता है, भरतपुर में पड़ता है। कौन सा स्थान, बयाना नामक स्थान। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो युद्ध करवा देते हैं, बात करते हैं बयाना का युद्ध। कौन सा युद्ध आएगा, बयाना का युद्ध। देखो बयाना का युद्ध होता है 16 फरवरी 1527। बयाना नामक स्थान कहाँ है, भरतपुर में है। युद्ध की अगर बात करें तो एक तरफ था मेवाड़ का शासक, मेवाड़ का शासक नाम था राणा सांगा, राणा सांगा नाम था राणा सांगा। दूसरी तरफ की अगर अपन बात करना चाहिए तो एक तरफ मेवाड़ का शासक था राणा सांगा और दूसरी तरफ कौन था, बाबर के सैनिक, बाबर के सैनिक। दूसरी तरफ थे बाबर के सैनिक और सैनिकों का नेतृत्व किया था मेहंदी ख्वाजा ने। किसने किया था, मेहंदी ख्वाजा ने बाबर का क्या किया था, बाबर के सैनिकों का नेतृत्व किया था। इस युद्ध में राणा सांगा की क्या हो जाती है, विजय हो जाती है। मेहंदी ख्वाजा वगैरह ये क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते। ध्यान देना भाई, अपन बात कर रहे हैं किसकी, बयाना की बात कर रहे हैं। ये स्थितियां बन पाती है भरतपुर की। किसकी स्थितियां बन पाती है, भरतपुर की। ये भरतपुर का मैप कौन सा है, भरतपुर। यहाँ ये हो गया कौन सा, दिल्ली। यहाँ ये क्षेत्र हो गया चित्तौड़, ये हो गया चित्तौड़, चित्तौड़गढ़।
अब देखो दिल्ली का शासक कौन था इस समय? बाबर। कौन था? बाबर। और चित्तौड़ का शासक की बात करें तो यहाँ था राणा सांगा। एक बहुत ही बलिष्ठ शासक माना जाता है किसको? राणा सांगा। अब क्या होना है? बाबर अपने साम्राज्य का क्या करना चाहता है? विस्तार करना चाहता है। बाबर अपने साम्राज्य का क्या करना चाहता है? विस्तार करना चाहता है। परंतु स्थितियां ये बन पाती है कि बाबर को साम्राज्य विस्तार करना है तो मेवाड़ के साथ सांगा को क्या करना पड़ेगा? पराजित करना पड़ेगा। और सांगा मेवाड़ का सबसे महत्वपूर्ण शासक था, शक्तिशाली बलिष्ठ शासक था, जिसके शरीर पर 80 घाव होने पर भी वह युद्ध लड़ता रहा था। कौन? राणा सांगा। राणा सांगा को इस बात का पता चल गया कि भाई बाबर अपने ऊपर आक्रमण करेगा। राणा सांगा क्या अपने जो मुख्य क्षेत्र था उसमें स्थितियां ये बनती है, आगे ध्यान देना। बयाना की अगर अपन बात करें, बयाना का युद्ध, एक तरफ राणा सांगा, दूसरी तरफ कौन थे? बाबर के सैनिक। हुआ क्या था? राणा सांगा को यदि पहले संदेह हो जाता था कि भाई अपने चित्तौड़ पर आक्रमण होने वाला है तो ये आक्रमणकारी के आधे रास्ते में चला जाता था और वहीं पर क्या कर लेता था? युद्ध। जैसे ये चित्तौड़ का मेन सेंटर है, ये भरतपुर जिला है, ये दिल्ली। अब दिल्ली के शासक बाबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए राणा सांगा को पराजित करना महत्वपूर्ण कार्य समझा जाता था। बाबर ने क्या किया? एक रणनीति तैयार की और जिस रणनीति में लगभग 10 सैनिक थे। एक इनका बहनोई था बाबर का, नाम था मेहंदी ख्वाजा। मेहंदी ख्वाजा बाबर का क्या था? बहनोई था। स्थितियां ये बन पाई कि भाई पहले सेना क्या जंगलों से गुजरती थी तो पहले कुछ लोगों को भेजकर रास्ता देखा जाता था कि उस दूरक पर आक्रमण करना है तो सही सरलता से कौन सा रास्ता सही रहेगा। तो कुछ सैनिक थे, 10 सैनिक, एक मेहंदी ख्वाजा था। जब इस बात का पता सांगा को चला तो सांगा यहाँ आ जाता है। बयाना नामक स्थान ये है, यहाँ बयाना पहुंच जाता है कौन? राणा सांगा। इधर दिल्ली के ये रास्ता ढूंढते ढूंढते आ रहे थे। अब सांगा ने क्या किया? पता चल गया भाई उसकी सेना के कुछ सैनिक आ रहे हैं तो सांगा की सेना तैयार थी। कुछ सैनिक इधर छुपे हुए थे, कुछ इधर छुपे हुए थे। मेहंदी ख्वाजा इन 10 सैनिकों में सबसे पीछे चल रहा था। स्थितियां यूं बनी कि जैसे ही इन सैनिकों ने प्रवेश किया, राणा सांगा के सैनिकों ने वार कर दिया। कहने का मतलब ये थे 10 और ये थे 500 लगभग। अब 10 व्यक्तियों को मिलकर 500 व्यक्तियों ने मारा और काटा। पीछे मेहंदी ख्वाजा चल रहा था। मेहंदी ख्वाजा को पता चल गया ये तो वापिस कहाँ चला गया? दिल्ली चला गया मेहंदी ख्वाजा। दिल्ली जाके बाबर ने कहा कि भाई क्या हुआ, सैनिक वापस कैसे नहीं लौटे? तो मेहंदी ख्वाजा ने कहा कि भाई राजस्थान का शासक राणा सांगा इतना शक्तिशाली है कि पहले मारता है फिर काटता फिर। तो ये बात बाबर ने सुनी, बाबर का भी मनोबल डाउन हुआ और ये बात धीरे धीरे क्या है सैनिकों तक पहुंच गई और सैनिकों ने युद्ध करने से इनकार कर दिया कि राजस्थान का शासक राणा सांगा इतना खतरनाक है जो मारता और काटता दोनों कार्य करता है। तो ये स्थितियां बन पाई थी। ये था बयाना का युद्ध। एक झड़प सी थी भाई, 10 व्यक्तियों को 500 लोग मिलकर पीटे तो उसे युद्ध नहीं कहा जा सकता। तो ये था बयाना का युद्ध। 16 फरवरी 1527 को युद्ध में राणा सांगा की विजय मानी जाती है। अब देखो अगला युद्ध क्या होता है। अगला आता है खानवा का युद्ध।
कौन सा युद्ध आएगा? खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध आएगा? खानवा का युद्ध। और खानवा नामक स्थान भी कहाँ पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है। भरतपुर की एक तहसील है रूपवास तहसील। कौन सी तहसील में पड़ता है? रूपवास तहसील में पड़ता है। कौन सा स्थान? खानवा नामक स्थान। अब देखो बात करते हैं अपन खानवा का युद्ध। ध्यान से समझने की कोशिश करना। खानवा का युद्ध पढ़ने जा रहे हैं। देखो पहले बात तो ये है कि खानवा नामक स्थान है कहाँ। पहला ही क्वेश्चन तो यही बनता है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है। युद्ध आएगा खानवा का युद्ध। और खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527। खानवा नामक स्थान कहाँ है? भरतपुर। और भरतपुर की कौन सी तहसील है? रूपवास तहसील में स्थित है। खानवा का नामक स्थान भरतपुर की रूपवास तहसील में स्थित है। देखो युद्ध किन किन में होता है? एक तरफ कौन आता है? राणा सांगा। और दूसरी तरफ कौन आता है? बाबर। राणा सांगा था मेवाड़ का शासक। मेवाड़ का शासक। और बाबर था दिल्ली का शासक। ध्यान देना। स्थिति ये बनती है यहां से राणा सांगा को पता चल जाता है वे बाबर के सैनिकों को मारा पीटा है, तो बाबर युद्ध जरूर करेगा। यहां से स्थान पड़ता है खानवा। कौन सा स्थान पड़ता है? खानवा नामक स्थान है। कौन सा है? खानवा नामक स्थान। देखो इधर भारत का बादशाह कौन था? बाबर। कौन था? बाबर। बाबर अपनी सेना को लेकर आता है और स्थितियां क्या बन पाती है? इधर राणा सांगा को पहले पता चल जाता है कि बाबर आक्रमण करेगा। ये भी अपनी सेना लेकर कहाँ गई? यहाँ आ गई। कहाँ गई? यहाँ आ गई। स्थितियां ये बनी कि बाबर के सैनिकों ने क्या कहा था? बयाना युद्ध के बाद बाबर के सैनिकों ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था कि भाई इतना खतरनाक शासक है, मारता और काटता दोनों कार्य करता है, तो युद्ध के लिए क्या कर दिया? मना। तो बाबर ने इस युद्ध को एक तो जिहाद घोषित किया। जिहाद घोषित किया था। और जिहाद घोषित किया। जिहाद होता है धर्म युद्ध। धर्म युद्ध। जिहाद क्या होता है? धर्म युद्ध घोषित करता है कौन? बाबर। ठीक है। दूसरी बात, सैनिकों से कहा कि तमगा नामक कर समाप्त कर दूंगा। समाप्त कर दिया। समाप्त कर दिया। शराब का सेवन नहीं करूंगा। ये बातें बाबर ने की। जिहाद होता है धर्म युद्ध। धर्म युद्ध क्या होता है? बाबर ने कहा कि देखो इतने हिंदू मिलकर हमारे 10 भाइयों को मार डाला, मुस्लिम भाइयों को, इसलिए अपन को क्या करना है? धर्म के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, न कि साम्राज्य विस्तार के लिए। तो यही हुआ, धर्म युद्ध के लिए सब सैनिक क्या हो गए? तैयार हो गए। तमगा कर भी समाप्त कर दिया। शराब का सेवन नहीं करूंगा, ये भी प्रतिज्ञा कर ली थी। अब देखो इस इधर स्थिति क्या बनती है? सांगा के समर्थक, सांगा के सहयोगी कह सकते हैं, राणा सांगा के सहयोगी
ठीक है। राणा सांगा के सहयोगी था चंदेरी का शासक, नाम था मेदिनी राय। चंदेरी का शासक है मेदिनी राय था। इसके अलावा अगर अपन बात करें, चंदेरी का शासक मेदिनी राय और मेवात का शासक, मेवात का शासक था हसन खां मेवाती। इसके अलावा इब्राहिम लोदी का भाई, इब्राहिम लोदी का भाई नाम था महमूद लोदी। इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी की बात कर रहे हैं, ठीक है। इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी। इन सब में क्या होता है, सहयोग करते हैं किसका, राणा सांगा का इस युद्ध में। बाबर ने इस युद्ध में तुलुगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। बाबर ने इस युद्ध में तुलुगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। अब यहां हो गया खानवा नामक स्थान पे घमासान युद्ध। किसके मतलब, राणा सांगा। सांगा लड़ते हुए सांगा के शरीर पर 80 घाव हो गए। कितने घाव हो गए, 80 घाव हो गए। 80 घाव होते ही राणा सांगा घायल होकर गिर पड़ा, सांगा क्या हो जाता है, घायल हो जाता है, गिर जाता है। सांगा का एक सेनापति था, क्या था, सेनापति था, और सेनापति का नाम था झालामन्ना। क्या नाम था, झालामन्ना। झालामन्ना ने राजकीय छत्र धारण किया, धारण करके सांगा के प्राण बचाए, सांगा के प्राण बचाए। राजकीय छत्र धारण करके सांगा के क्या बचाए, प्राण बचाए। अब जैसे ही राणा सांगा क्या हो जाता है, घायल हो जाता है, तो घायल सांगा की स्थिति ये बन जाती है कि एक व्यक्ति का नाम था राव मालदेव और एक व्यक्ति का नाम था पृथ्वीराज कछवा, और इनके साथ कुछ सैनिक भी थे। क्या थे, कुछ सैनिक भी थे, इन सब लोगों ने घायल सांगा को उठाया। क्या किया, घायल राणा सांगा को उठाया और यहाँ खानवा से ले आए दौसा नामक स्थान। कहाँ ले आते हैं, दौसा नामक स्थान पर ले आते हैं। खानवा से कहाँ ले आते हैं, दौसा का एक स्थान है बसुआ, यहाँ ये स्थितियां बन पाती है दौसा की। ये है दौसा, और दौसा का एक स्थान था यहाँ से बसुआ। दौसा के घायल सांगा को कहने का मतलब राव मालदेव पृथ्वीराज कछवा है और अन्य सैनिकों ने मिलकर घायल सांगा को दौसा के बसुआ नामक स्थान पर लेकर आते हैं। यहाँ सांगा को क्या करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। फिर यहाँ से सांगा को लाया जाता है रणथंभौर दुर्ग में। कहाँ लाया जाता है, रणथंभौर दुर्ग। और रणथंभौर दुर्ग आपको पता ही है कहाँ है, सवाई माधोपुर में है।
तो यहाँ स्थिति ये बनती है कि ये है रणथंभौर। रणथंभौर दुर्ग में लाया जाता है, रणथंभौर दुर्ग से इसे लाया जाता है। मध्य प्रदेश का कालपी नामक स्थान है, मध्य प्रदेश का कालपी नामक स्थान है। कौन सा स्थान है भाई? कालपी नामक स्थान है मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का कालपी कौन सा स्थान है? कालपी नामक स्थान पर लाया जाता है, लाया जाता है। देखो सांगा के शरीर पर इतने घाव थे, मरहम लगाने से कुछ ठीक हो गए। कालपी नामक स्थान से पहले रणथंभौर में ठहराया गया। रणथंभौर में ठहरा उस समय सैनिकों के मुंह से सुन लिया कि चंदेरी के शासक मेदिनी राय पर आक्रमण कर रहा है। कौन? बाबर। जैसे ही सांगा के कुछ घाव ठीक हुए, सांगा ने कहा कि चलते हैं चंदेरी के शासक मेदिनी राय के पास, क्योंकि वो मेरा मित्र है, मेरी सहायता की थी, मैं उसकी सहायता करूंगा। तो राम मालदेव पृथ्वीराज का चुनाव सैनिकों ने सोचा भाई ये तो खुद तो मरेगा, हमारे को भी मरवाएगा। तो इसे रणथंभौर से लाया गया मध्य प्रदेश के कालपी नामक स्थान पर, और यहाँ इसको क्या दे दिया? जहर दे दिया गया। राणा सांगा को क्या दे दिया गया? जहर दे दिया गया, और जहर देते इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब देखो स्थितियां क्या बन पाती है। इसका दाह संस्कार कहाँ हो पाता है? इसका देखो दाह संस्कार होता है एक भीलवाड़ा का एक स्थान है मांडलगढ़। कौन सा स्थान है? मांडलगढ़। ये स्थितियां बन पाती है भीलवाड़ा की, और भीलवाड़ा का यहाँ से एक स्थान है कौन सा? मांडलगढ़। मांडलगढ़ नामक स्थान पर क्या होता है? राणा सांगा का दाह संस्कार होता है। राणा सांगा की मृत्यु की बात करें कि भाई इसकी मृत्यु कब हुई थी, तो इसकी हुई थी 30 जनवरी 1528 को इसकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। किसकी? राणा सांगा की। कब होती है? 30 जनवरी 1528 को सांगा की मृत्यु हो गई। सांगा का दाह संस्कार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया गया, और दाह संस्कार किया वहां सांगा की क्या बनी हुई है? छतरी। तो सांगा की छतरी कहाँ है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। सांगा का स्मारक, सांगा का स्मारक, सांगा का स्मारक की बात करें तो दौसा का एक स्थान है यहाँ बसुआ। यहाँ सांगा का क्या था? सांगा का स्मारक। तो सांगा का स्मारक कहाँ है? दौसा के बसुआ नामक स्थान पर है। अब देखो एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है बाबरनामा। कौन सा है? बाबरनामा। बाबरनामा में ये कहा जाता है कि बाबर को भारत में आमंत्रित राणा सांगा ने किया था। ऐसा जानकारी का मात्र एक ही स्रोत है कि बाबर को भारत में आमंत्रित राणा सांगा ने किया था। और ये राणा सांगा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। एक बार थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ। अपन बात कर रहे हैं किसकी? राणा सांगा की विजय एवं साम्राज्य विस्तार, जिसमें बात कर रहे हैं खानवा का युद्ध। और खानवा का युद्ध होता है 17 मार्च 1527 को। ध्यान रखना, खानवा नामक स्थान भरतपुर की रूपवास तहसील में स्थित है। कहाँ स्थित है? भरतपुर की रूपवास तहसील में स्थित है। युद्ध की बात करें तो युद्ध होता है राणा सांगा जो मेवाड़ के शासक थे, इधर बाबर जो दिल्ली का शासक था, युद्ध होता है। बाबर ने इस युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया, धर्म युद्ध, यानी सैनिकों को कहा धर्म के नाम पे आपको युद्ध लड़ना है। तमगा नामक चुंगी कर भी क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। शराब का सेवन नहीं करूंगा ये प्रतिज्ञा भी कर ली। और तुलगमा पद्धति का भी प्रयोग किया था। किसने? राणा सांगा, सॉरी बाबर ने किया था। किसने किया था? बाबर ने। अब देखो इस युद्ध में अगर अपन बात करें राणा सांगा के सहयोगी कौन कौन थे? एक तो चंदेरी का शासक था मेदिनी राय,
मेवात का शासक था हसन का मेवाती, इब्राहिम लोदी का भाई कौन था, महमूद लोदी। इन लोगों ने राणा सांगा की क्या की थी, सहायता की थी। जैसे युद्ध क्षेत्र में गए राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव हो गए और राणा सांगा घायल होकर गिर पड़ा। घायल सांगा के प्राण बचाने के लिए जहला मन्ना ने राजकीय छत्र धारण किया और सांगा की क्या बचाए, प्राण बचाए। घायल सांगा को पृथ्वीराज, कछुआ, मालदेव और अन्य सैनिकों ने उठाकर दौसा के बसुआ नामक स्थान पर ले गए, जहां इसका उपचार किया। दौसा के बसुआ से रणथंभौर दुर्ग में लाया गया। जिसमें रणथंभौर दुर्ग में लाया गया उस समय चंदेरी पर आक्रमण कर रहा था कौन, बाबर, और चंदेरी का शासक था मेदिनी राय। जब सांगा को इस बात का पता चला कि भाई मेदिनी राय पर आक्रमण कर रहा है कौन, बाबर, तो सांगा ने कहा कि वो मेरा मित्र है, मैं उसका साथ दूंगा। तो पृथ्वीराज, कछुआ है और राव मालदेव ने यह सोचा कि रणथंभौर लाया गया, जहां इसको पता चला कि भाई मेरे मित्र चंदेरी के शासक मेदिनी राय पर आक्रमण कर रहा है बाबर। तो सांगा ने कहा कि मैं मेरे उस मित्र का साथ दूंगा। सैनिकों ने सोचा कि ये खुद तो मरेगा और अपने को और मरवाएगा, तो रणथंभौर से सीधा लाया गया मध्य प्रदेश के कालपी नामक स्थान पर। किसको, राणा सांगा को। और कालपी नामक स्थान पर सांगा के साथ उन्हें सांगा को क्या दे दिया, जहर दे दिया। और 30 जनवरी 1528 को सांगा की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। सांगा का दाह संस्कार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया जाता है। सांगा की छत्री भी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। इसके अलावा अगर अपन देखें तो सांगा का स्मारक बसुआ दौसा में स्थित है। और बाबर नामा में सांगा के बारे में कहा गया है कि सांगा ने ही बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। यह अपने राणा सांगा का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट वीडियो में